हेलो एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। इससे पहले हमने माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्रोडक्शन की बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे। अब छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, बेसिकली ये दो जो टॉपिक बचे हैं, लास्ट के दोनों टॉपिक्स ज्यादा बड़े हैं नहीं, तो हम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो फिफ्थ टॉपिक था इट इज माइक्रोब्स इन माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। एज ए बायो कंट्रोल एजेंट हम माइक्रोब्स को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बायो कंट्रोल एजेंट होता क्या है। बायो कंट्रोल एजेंट का क्या मतलब है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो बायो कंट्रोल एजेंट को अगर हम डिस्कस करें तो बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब होता है आप किसी लाइव ऑर्गेनिजम्स को या किसी ऐसे मेथड को यूज कर रहे हो जहां पे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया जा रहा है टू ट्रीट प्लांट डिजीजेस। तो अगर हम बात करें कंट्रोल यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स टू कंट्रोल आइदर प्लांट डिजीजेस हो सकती है, और हम बात कर सकते हैं पेस्ट की, कि आप पेस्ट और प्लांट डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हो, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर यूज कर रहे हो बायोलॉजिकल मेथड में, वो इंक्लूड किया जाएगा। तीन सब टॉपिक्स हमने पढ़ने थे यहाँ पे। बैसिलस थुरिंजेंसिस बीटी की बात करेंगे, ट्राइकोडर्मा की बात करेंगे और बैक्यूलोवायरसेस की बात करेंगे। और बैक्यूलोवायरसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें देखना है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हमारे पास हम बात करते हैं कुछ केमिकल्स की। केमिकल्स का यूज हम देखेंगे जब हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में ग्रीन रिवोल्यूशन की, तो हम देखेंगे कि हमारे पास फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन में हमने क्या किया है, केमिकल्स को यूज करना स्टार्ट किया और बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो वो सेफ जो रेंज थी उससे बाहर निकल गए। तो केमिकल्स आइदर वो चाहे आपके पास पेस्टिसाइड्स हो, चाहे वो हम पर्टिकुलरली इंसेक्टिसाइड्स की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले वीडीसाइड्स की। पहले तो इनमें अंतर देखते हैं। देखिए पेस्ट एक जनरल टर्म है कि ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को हार्म पहुंचा रहे हैं उनके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पेस्ट। पर हमें पता है कि एनिमल्स, अगर किंगडम एनिमिलिया की बात करें तो उसमें 70% एनिमल्स जो होते हैं वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, और फाइलम आर्थ्रोपोडा का भी 70% क्लास इंसेक्टा है। तो अगर हम पेस्ट देखिए तो उसमें लगभग 50% के आसपास पेस्ट आपको किस ग्रुप से देखने को मिलेंगे, इंसेक्ट। तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बना दी गई है, डेट इज नोन एज इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक ब्रॉड टर्म है, इंसेक्टिसाइड स्पेसिफिकली इंसेक्ट के लिए एक अलग से हमने टर्म इंट्रोड्यूस कर दी है। उसके अलावा हम बात करें वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो हमें जो डिजायर प्लांट है उसके अलावा बाकी जो प्लांट खरपतवार उग रही है उसको किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं, दे आर नोन एज वीडीसाइड्स। अब हमने क्या किया, इन केमिकल्स का ग्रीन रिवोल्यूशन या उसके बाद बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया। पर धीरे धीरे यील्ड तो बढ़ी, पर टाइम के साथ हमें ये रियलाइज हो चुका है कि जो केमिकल्स है वो क्या है, हार्मफुल है एंड टॉक्सिक है। ये केमिकल जो है वो हार्मफुल है और टॉक्सिक है। किन के लिए अगर हम बात करें तो ये सब चीजों के लिए हम बोल सकते हैं। सब चीजों का मतलब किन किन के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है। तो अगर हम वो देखें तो अगर हम बात करें जैसे प्लांट्स की बात कर सकते हैं, एनिमल्स की बात कर सकते हैं, इनफैक्ट हमारे एनवायरमेंट, तीनों चीजों के लिए अगर हम देखें ये जो केमिकल्स की हम बात करते हैं वो टॉक्सिक एंड हार्मफुल है। किसके लिए, एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए, इनफैक्ट और किसके लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी ये क्या है, टॉक्सिक एंड हार्मफुल। आइए इसका मतलब समझते कि एनिमल्स के लिए कैसे।
एनिमल्स के लिए कैसे, तो जो हम बात करते हैं बच्चा कि आपने एक केमिकल स्प्रे किया, तो सपोज कीजिए आपको एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट को किल करना था, पर वो केमिकल जो है जब वहां पे, ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही स्पीसीज मिलेगी इंसेक्ट की, जो बाकी स्पीसीज है, तो वो जो हमारा टारगेट नहीं है वो भी इस केमिकल की वजह से मरेगी, और यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉन टारगेट इंसेक्ट को भी हार्म होगा। क्या होगा, जो आपके नॉन टारगेट इंसेक्ट है। इसका एक बहुत वैल्यूएबल एग्जांपल अगर हम डिस्कस करें तो आप देखोगे कि जो हनी बीज है या बीज, अगर हम इन जनरल बात कर लूं, तो उनका नंबर काफी कम हो रहा है, और उनका नंबर कम हो रहा है क्यों, क्योंकि हम बीज के अगेंस्ट जनरली केमिकल्स यूज नहीं कर रहे, हम किसके अगेंस्ट केमिकल यूज कर रहे हैं, बाकी इंसेक्ट के लिए, पर बीज भी उन्हीं फ्लावर पे फीड कर रही है, वही नेक्टर ले रही है, तो हो सकता है टॉक्सिन की वजह से उनका नंबर भी कम हो रहा है। अब बीज आपको पता है कि 50% पॉलिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अगर बीज नहीं होगी तो आपका प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा, तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स करने का डर रहता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो केमिकल्स है वो टॉक्सिक है। इसके अलावा अगर आपको आइडिया हो तो आप देखोगे कई बार, जैसे स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हमारे फार्मर्स के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होता है, तो आइडियली तो क्या करना चाहिए, जब ये स्प्रे किए जा रहे हैं तो आपको मास्क यूज करना है, ग्लव्स यूज करना है, खुद को पैक करना है, फ्यूम्स से बचाना है। पर कई बार क्या होता है कि जब स्प्रे किया जाता है तो वो फ्यूम्स वगैरह इतनी ज्यादा इनहेल कर ली जाती है कि उससे जो ह्यूमन है उसको भी इंपैक्ट आता है, और कई कुछ केसेस में आपको डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो हम ये बात कर रहे हैं हार्मफुल और टॉक्सिक होंगे क्योंकि एनिमल्स के लिए टॉक्सिक होंगे। इसके अलावा जो हमारी फ्रूट्स है जो हम खा रहे हैं, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए भी ये क्या है, टॉक्सिक है। आप देखोगे तो इनमें केमिकल्स का अमाउंट आजकल के टाइम बहुत ज्यादा है, और वो सेफ नहीं है, परमिसिबल लिमिट से 100 टाइम से भी ज्यादा कई बार आपको ये देखने को मिलता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो ये जो केमिकल्स है वो हमारे सॉइल के लिए भी अच्छे नहीं हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट सॉइल के साथ साथ जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, क्योंकि होगा क्या, वो केमिकल बारिश के साथ आपके वाटर, नेचुरल वाटर सोर्सेज में जाएगा, या फिर वो पानी जब नीचे जाएगा तो केमिकल्स भी नीचे जाएगा, जो हमारे नेचुरल रिजर्वायर्स है उनके पानी को भी ये केमिकल खराब कर रहा है। उसकी वजह से आपको स्पेशली ह्यूमन में बहुत सारे आजकल कैंसर के केसेस, नंबर ऑफ केसेस जो है वो ज्यादा बढ़े हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर हमारा खराब हो चुका है बहुत बड़े पार्ट ऑफ इंडिया में। तो हमने बात की है कि केमिकल्स हमारे लिए सही नहीं है, ये हमने फैक्ट एस्टेब्लिश किया है। पहले हमने क्या देखा था कि बायो कंट्रोल एजेंट होते क्या है, तो बायो कंट्रोल एजेंट की हम बात करेंगे तो यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। फिर हमने देखा कि कौन कौन बायोलॉजिकल कंट्रोल की जरूरत क्यों पड़ रही है वो देख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि केमिकल्स जो है, चाहे वो पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, विजिसाइड हो, वो हमारे लिए सही नहीं है, हार्मफुल और टॉक्सिक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया है, अब हम मूव कर रहे हैं। आप देखोगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने सुना होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वहां पे हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या याद रखना है, नो केमिकल फर्टिलाइजर्स, यहां पे कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। बट अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किस चीज पे बेस्ड है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। एक चीज तो ये याद रखिएगा बच्चा यहां से कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के 3 तरीके हैं हमारे पास, जो बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। केमिकल, ये हो गया एग्रोकेमिकल बेस्ड, एक ऑर्गेनिक, और तीसरा बायोटेक्नोलॉजी वाला। तो बायोटेक्नोलॉजी और ऑर्गेनिक को मिक्स नहीं करना है, ये गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन में आंसर गलत हो जाएगा। तो तीनों तरीके हमें याद रखने। तो एक बार बच्चे क्या करते हैं, केमिकल एक साइड ले लिया और ऑर्गेनिक और बायोटेक को एक साथ ले लिया। बायोटेक वाली जो फार्मिंग है हम जहां पे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, नो डाउट हम यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, हम बायो कंट्रोल एजेंट में उसको यूज कर सकते हैं, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसकी बात नहीं करेंगे। अब होता क्या है, जो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व है उनका एक बिलीव होता है कि जितनी ज्यादा आप वैरायटी रखोगे, मतलब आपकी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है। सिंपली कहने का मतलब ये हो गया कि किसी इकोसिस्टम की
बायोडाइवर्सिटी जो है वो ज्यादा है। जब बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इकोसिस्टम मोर सस्टेनेबल है। ये ऑर्गेनिक फार्मर्स का बिलीव है और इसको प्रूव भी किया गया था। इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, डेविड टिलमैन। हम पढ़ते हैं कि डेविड टिलमैन ने ये प्रूव किया था कि अगर किसी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा है मतलब वो इकोसिस्टम ज्यादा प्रोडक्टिव है या फिर ज्यादा सस्टेनेबल है, क्योंकि उसमें ईयर टू ईयर वेरिएशन इन द प्रोडक्टिविटी आर लो। तो ये हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया क्या जाता है कि मारो मत, बेसिकली जो आपका पेस्ट है या जो इंसेक्ट है जो आपको हार्म कर रहा है उसको किल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस कॉन्सेप्ट में किया क्या जाता है कि जो नेचुरल प्रेडेटर है, जो नेचुरल प्रेडेटर है हम उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। यहां पे क्या किया जाएगा, नेचुरल प्रेडेटर्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। क्लियर? अब एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके दो एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में मेंशन है कि एक तो हम बात कर रहे हैं प्रेडेटर की और दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रे की। तो पहला तो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे ड्रैगन फ्लाइज। जो आपके ड्रैगन फ्लाइज होती है वो आई गेस आप लोगों ने देखी होगी। वो क्या करती है, नेचुरली उसका प्रे क्या है, मॉस्किटोज। अब मॉस्किटो क्या करते हैं, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि जो भी मॉस्किटो, चाहे एनाफिलिस की बात कर ले आप, क्यूलेक्स की या फिर एडीज की बात कर ले, उसके जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नेक्टर पे फीड करते हैं। तो जब वो वहां पे फीड करते हैं तो कई बार पेड़ों की पत्तियों वगैरह में छेद वगैरह कर देते हैं, तो वो आपका यील्ड जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगा। तो उसके बचने के लिए हम क्या करें, ड्रैगन फ्लाइज को अगर वहां पे इंट्रोड्यूस कर दे उस इकोसिस्टम में, तो ड्रैगन फ्लाइज जो है वो क्या करेगी, मॉस्किटो के ऊपर फीड करेगी। तो इससे हमारा मॉस्किटो से होने वाला लॉस जो है वो कम हो जाएगा। ऐसे ही एक एग्जांपल और हम बात करते हैं लेडी बग। अब देखो इसके लिए लेडी बर्ड या लेडी बग दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं, बर्ड नहीं है ये, पर लेडी बर्ड या लेडी बग दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। इसको देखोगे तो जो आपने बीटल देखा है, बीटल विथ रेड और ब्लैक मार्किंग, तो उसको अगर आप देखोगे तो वो क्या करती है, किस पे फीड करती है, एफिड्स पे फीड करती है। उसका नेचुरल प्रे क्या है, एफिड्स। एफिड्स की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो पेड़ के पत्तों पे आप कई बार देखोगे बिल्कुल ग्रीन कलर के छोटे छोटे इंसेक्ट आपको दिखाई देते हैं, दे आर नोन एज एफिड्स। और भी कलर हो सकते हैं, बट मैं एक कॉमन एग्जांपल जो आई गेस आप लोगों ने देखा होगा उसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे लेडी बर्ड या लेडी बग जो होता है वो एफिड्स के ऊपर फीड करता है। तो अगर हम ऐसे ही नेचुरल प्रेडेटर्स किसी इकोसिस्टम में प्रोटेक्ट कर ले तो प्रे से होने वाला जो लॉस है उससे बचाया जा सकता है। बट इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपका प्रेडेटर है उसका अमाउंट हमेशा मैनेजेबल लेवल तक होना चाहिए। मैनेजेबल लेवल का मतलब यह है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेडी बर्ड या ड्रैगन फ्लाई ही इतने ज्यादा बढ़ गए कि आपको अब इनकी वजह से लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, इनका अमाउंट कंट्रोल में, इनका जो नंबर है वो कंट्रोल में रखना पड़ेगा थ्रू चेक एंड बैलेंस। मल्टीपल स्टेप पे आप चेक करोगे, उसको बैलेंस करोगे। क्लियर? ताकि क्या हो, इनका अमाउंट कंट्रोल में रख सके, पर इनका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इनका अमाउंट बहुत कम हुआ तो इनका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो अमाउंट है या जो नंबर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। अब ये पता करने के लिए कि इनको मैनेजेबल लेवल पे रख सके हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो इनका लाइफ साइकिल, कि ये जो लाइफ साइकिल है उनका कैसे है, मतलब कब किस स्टेज में है, वो किस पे फीड करते हैं, किसका पता होना चाहिए। एक तो हमें हमारे प्रे का पता होना चाहिए जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो फसल के किस पार्ट पे इम्पैक्ट डाल रहा है, किस सीजन में डाल रहा है, उसका ब्रीडिंग सीजन क्या है। ऐसे ही हमें अगर प्रेडेटर यूज करना है
जो स्प्रे को कंट्रोल कर सके। तो प्रेडेटर के बारे में भी ये चीजें पता होनी चाहिए, उनकी लाइफ साइकिल, उनका हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब किस तरह की कंडीशंस में या किस तरह की ज्योग्राफिकल लोकेशन में वो है, ताकि ये पॉसिबल हो जाए कि दोनों को एक जगह रखा जा सके। नहीं तो क्या होगा, अगर इस तरह की कोई कंडीशन है जहां पे सिर्फ एक ही सर्वाइव कर रहा है, या फिर एक समर में सर्वाइव कर रहा है, दूसरा विंटर में सर्वाइव कर रहा है, तो फिर पॉसिबल नहीं है ये। तो उस टाइम पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो लाइफ साइकिल आपको पता होना चाहिए, हैबिटाट पता होना चाहिए, प्लस फीडिंग हैबिट्स, कि उसके ऊपर फीड कर रहा है तो किस स्टेज पे कर रहा है, लार्वा पे कर रहा है, एडल्ट पे कर रहा है, या फिर डेवलपमेंट की किस स्टेज पे वो फीड करता है, एक्स पे कर रहा है। तो इस तरह की चीजें हमें यहाँ पे कुछ पढ़नी पड़ती है। तो हमने क्या बोला कि बायो कंट्रोल का एक आइडिया लिया है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जा सकता है। ये जो हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, इसका मतलब सिर्फ ये है कि बायो कंट्रोल के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। यहां से एक ट्रिक की चीज जो हम डिस्कस करेंगे अभी, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि कई बार क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में ये ऑप्शन होते हैं कि बायो कंट्रोल एजेंट। ये बायो कंट्रोल का तो एग्जाम्पल है, बायो कंट्रोल बाय माइक्रोब्स के एग्जाम्पल नहीं है। जो की चीज हमें क्या याद रखनी है कि बायो कंट्रोल के एग्जाम्पल्स तो है बच्चा, बायो कंट्रोल में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बायो कंट्रोल बाय माइक्रोब्स के एग्जाम्पल नहीं है। ये चीज मार्क कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोब्स की बात नहीं की है ना, ड्रैगन फ्लाई माइक्रोब्स में आएगा, ना लेडी बर्ड आएगा। तो माइक्रोब्स की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं दे। ये सब हमें नेकेड आई से दिखाई दे रहा है। तो ये बायो कंट्रोल तो है, बट बायो कंट्रोल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो अगर कई बार होता है कि इनमें से 4 ऑप्शंस होते हैं, हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पीवाईक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जहां पे ये पूछा जाएगा कि ये किसका एग्जाम्पल है, और वहां पे ये एग्जाम्पल मेंशन है, तो हमें इनको अगर बायो कंट्रोल पूछा है तो कंसिडर करना है, पर बायो कंट्रोल बाय माइक्रोब्स पूछा है तो कंसिडर नहीं करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि इस टॉपिक में हमारे 3 सब टॉपिक्स थे जो हमने शुरू में देखा था, बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलोवायरस। इन तीनों पे हम बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस, या फिर शॉर्ट में मैं क्या बोलूं, बीटी। अब इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन अभी नहीं करूंगा क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हमें पूरा इसी पे बात करने वाले हैं। बट इस चैप्टर में जितना मेंशन है सिर्फ उतना ही बात की जाएगी कि हमें पता है बीटी क्या होता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, या फिर मैं बोल सकता हूं स्पीसीज स्पेसिफिक। ये क्या मतलब हुआ? तो हमने बात की थी ना कि जब हम बात करते हैं क्राई 1 ए बी, क्राई 2 ए सी, या फिर कौन सा जीन कौन सा कॉटन के लिए, कौन सा टबैको के लिए, तो इस तरह के बहुत सारे जीन्स अवेलेबल है हमारे पास, उनको हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल, जैसे ये कॉटन पे काम करता है, बीटी कॉटन आपको बहुत कॉमनली पता है, ठीक है। अब बेसिलस थ्यूरेंजेंसिस के साथ हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है नाउअडेज। बीटी की अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में जो बीटी लिखते हैं, इसके साथ हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शंस की हम बात करते हैं। दो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है अगर उनको देखिए, पहला ऑप्शन है बच्चा हमारे पास कि अगर आप देखिए तो मार्केट में इसके शेशेज मिलते हैं। शेशेज मतलब बेसिकली छोटे छोटे पाउचेज मिलते हैं, जैसे हम बाकी चीजों के पाउचेज लेके आते हैं, तो वैसे इसके पाउचेज मिलते हैं। उसमें होता क्या है, बीटी का ड्राई स्पोर्स, बीटी के ड्राई स्पोर्स के पाउचेज मिलते हैं, शेशेज मिलते हैं मार्केट में। अब किया क्या जाता है, इन शेशेज को आप मार्केट से लेके आइए, पानी के साथ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उस पर, मिक्स विथ वाटर, पानी के साथ मिक्स करो और
स्प्रे ऑन प्लांट, जो भी आपका प्लांट है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्पोर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। तो आप अगर बताएंगे कि मेरे पास कॉटन की फसल है या फिर मेरे पास ब्रिंजल है, पोटैटो है, क्या आप फसल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बीटी का पाउच लेके आइए, पानी में उसको घोल के स्प्रे कर दीजिए। होता क्या है, जो हम बात करते हैं कैटरपिलर लार्वा की, जब वो इस प्लांट के ऊपर फीड करेगा तो हमें पता है कि मिडगट में जाके जो एपिथेलियल सेल्स होती है वहां वो पोर्स क्रिएट कर देगा और उसकी वजह से मिडगट के अल्कलाइन पीएच की बात करेंगे। ये सब हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो क्राई प्रोटीन से वो वहां जाके सोल्यूबलाइज हो जाएगी और वो मिडगट के बेसिक मीडियम की वजह से वहां पे पोर्स क्रिएट कर देगी, उसकी वजह से कैटरपिलर की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी और आपका प्लांट बच गया। एक तो ये भी डिस्कस करेंगे। दूसरा तरीका ये है जो हम बायोटेक्नोलॉजी में प्योरली यही डिस्कस करते हैं, पूरी बायोटेक्नोलॉजी में, क्या किया जाता है कि ये जो बीटी जीन है इसको प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दो। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, मैकेनिज्म वगैरह बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम क्या बात करेंगे, बीटी जीन इंट्रोड्यूस इनटू प्लांट्स, कि बीटी जीन प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो अब जो प्लांट बनते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होंगे, वहां पे अब इनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सेम मैकेनिज्म, कैटरपिलर इनको खाएगा और जो प्रोटीन है वो उसकी गट में जाएगी, उसकी डेथ कर देगी, तो आगे वो डेवलप नहीं होगा। ये तो हमने बात की फर्स्ट टॉपिक की, डेट इज बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस कैसे काम करता है। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं डेट इज ट्राइकोडर्मा। सेकंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, ट्राइकोडर्मा की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्राइकोडर्मा को डिस्कस करें तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, फ्री लिविंग फंगस। ये क्या है, फ्री लिविंग फंगस है। अगर ट्राइकोडर्मा को हम देखेंगे तो ट्राइकोडर्मा के बारे में एक चीज और याद रखनी है, प्रेजेंटेड, जस्ट ए मिनट, तो हम बात कर रहे थे ट्राइकोडर्मा की। तो ट्राइकोडर्मा की अगर हम बात करें, रोटेनोन के बारे में हम बात करेंगे। ये एक पॉइजन है बेसिकली जो आपके ईटीएस में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वहां काम करता है, तो एज ए पॉइजन इसको यूज किया है। तो फ्री लिविंग फंगस की अगर हम बात करें तो फ्री लिविंग फंगस क्या होता है, ट्राइकोडर्मा में हम बात करेंगे फ्री लिविंग फंगस है। फ्री लिविंग फंगस का मतलब होता है किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है और प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। ये कहां मिलती है, आपको ध्यान रखना है, रूट की बात कर रहे हैं। तो अब देखो फंगस, आपको पता है कि फंगस जो होती है वो एक अच्छा खासा नेटवर्क बना लेती है हाइफी का। तो नेटवर्क जब बना लेगी तो किसी और जो पैथोजन है उसको वहां पे ग्रो करने नहीं देगी और प्लांट को हेल्प करेगी। तो क्या कर जी, ये क्या करती है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट रूट बॉर्न पैथोजेंस। क्या करती है, जो रूट बॉर्न पैथोजेंस है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। हाँ, पीवाईक्यूज में होगा, उसको हम पीवाईक्यूज जो है, जो ही आपका चैप्टर खत्म होगा उसको हम डिस्कस करेंगे।
अभी एक टॉपिक और हमारा बचा है, उसके बाद एक क्लास में हम जितने भी पीवाईक्यूज हमें डिस्कस करने हैं, और पीवाईक्यूज के लिए हमेशा याद रखिएगा कि हम प्रेफर करेंगे 2011 या फिर अगर कुछ चैप्टर्स में 2008 तक जाएंगे, उससे पुराने पीवाईक्यूज हमें डिस्कस नहीं करने होते हैं, क्योंकि उसमें जो सिलेबस था वो काफी अलग था, काफी डिफरेंट या रैंडम चीजें भी पूछी हुई मिल सकती है। तो अभी के हिसाब से हमें 2011 इस चैप्टर में बेसिकली हम इस पैटर्न सेट कर रहे हैं कि किस तरीके से हम थ्रू आउट द कोर्स फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज होंगे, इसके बाद में आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बार हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे रिवीजन करना है, या फिर इस इंफॉर्मेशन को लंबे टाइम तक हम रिटेन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्रू आउट द ईयर हम रिटेन रख पाए। तो यहां हमने बात की है ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा क्या है? फ्री लिविंग फंगस है प्रेजेंट इन रूट इकोसिस्टम। ये कहां प्रेजेंट होगा? रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होगा, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है रूट बॉर्न पैथोजन के अगेंस्ट। ट्राइकोडर्मा से रिलेटेड अभी अगर हम बात करें तो ट्राइकोडर्मा हमने पहले भी पढ़ा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन। तो कई बार सिर्फ ट्राइकोडर्मा दे दिया जाए और पूछा जाए कि ये क्या है या फिर किस में काम आता है, तो इम्यूनोसप्रेसेंट में भी काम आ रहा है और बायो कंट्रोल एजेंट में भी काम आ रहा है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार बच्चे दोनों चीजें एक साथ फोकस नहीं कर पाते और एक चीज को छोड़ देते हैं। ट्राइकोडर्मा के लिए एक चीज ये भी आपको याद रखनी है कि ये यहां भी काम आएगा और वहां भी काम आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हम इससे बात करते हैं, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं कुछ सालों में, दैट इज बैक्यूलोवायरस। और कुछ फिक्स क्वेश्चन है वही बार बार पूछे जाते हैं, बैक्यूलोवायरस। जो हमारा थर्ड एजेंट है दैट इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस की अगर हम बात करें तो इसके लिए पहली चीज तो यह याद रखना है, ये क्या होता है? स्पीसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड है। जैसे हमने पीछे बात की थी वो भी स्पीसीज स्पेसिफिक था, ये भी। इससे क्यों लिए वर्ड हम यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। अब नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब हुआ कि दो चीजें होती है, एक तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब सब पे इंपैक्ट डालेगा, सब पे इंपैक्ट डालेगा, तो जो हमारा टारगेट है उसको तो किल कर ही रहा है, पर जो हमारे नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स है, टारगेट के साथ साथ नॉन टारगेट्स को भी ये किल करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि ये क्या करता है, बेसिकली सिर्फ टारगेट वालों को। ट्राइकोडर्मा इज ए जीनस। अगर ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की बात करें तो ट्राइकोडर्मा एक जीनस है। अब सिर्फ जीनस लेवल पे पूछा जाए तो बायो कंट्रोल भी आएगा, और आपका जो आपका हमने बात की थी कि साइक्लोस्पोरिन वाला इम्यूनोसप्रेसेंट वो भी आएगा। पर अगर ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पूछ लिया जाए तो सिर्फ इम्यूनोसप्रेसेंट की बात करेंगे, क्योंकि जीनस स्पेसिफाई नहीं किया तो इस तरह का एक ट्रिकी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ट्राइकोडर्मा जो जीनस है वो जीनस दोनों जगह इन्वॉल्व है, ठीक है। तो हमने बात की बैक्यूलोवायरस की। बैक्यूलोवायरस क्या होते हैं? स्पीसीज स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड है, जो कि नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब पर्टिकुलरली जो टारगेट है सिर्फ उसी को किल करेगा, बाकी के ऊपर कोई इंपैक्ट इसका नहीं आएगा, ये टारगेट स्पेसिफिक होंगे। तो हम ये मानते हैं कि एक तो याद रखना यहां से जीनस, कि जो बैक्यूलोवायरसेस है उनका जीनस क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। जीनस क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो। अच्छा थोड़ा सा हम न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। नहीं, स्पीसीज आपको जहां पे मेंशन नहीं है वहां याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जीनस याद रखना, बैक्यूलोवायरस का जीनस क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। ये बैक्यूलोवायरसेस का जीनस है। अब एक चीज और याद रखना कि ये नॉन टॉक्सिक है। नॉन टारगेट इंसेक्ट, कि जो इंसेक्ट हमारा टारगेट नहीं है उनके लिए क्या है? नॉन टॉक्सिक है।
इसीलिए हम पहले बात कर रहे थे कि केमिकल्स जो होते हैं वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, जो नॉन टारगेट, जो हमारा टारगेट नहीं है उनको भी किल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको भी हार्मफुल इंपैक्ट देते हैं। इनफैक्ट प्लांट्स जिसको आप यूज कर रहे हो, जिन पे आप इनको यूज कर रहे हो, उनके लिए भी ये पैथोजेनिक नहीं है, उनको भी, उनके ऊपर भी कोई हार्मफुल इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। उसके अलावा फिश पे कोई, फिशेस पे बेसिकली कोई इंपैक्ट नहीं आएगा आपको, फिश पे, बर्ड्स पे कोई इंपैक्ट नहीं है, एव्स पे। इनफैक्ट मैमल्स के लिए बात कर ले, मैमल्स का मतलब फिर इंक्लूडिंग ह्यूमन हो गया, उनके लिए भी क्या होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। तो इसी वजह से कि ये सबके लिए, प्लांट्स के लिए भी नुकसानदायक नहीं है, फिशेस के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी, मैमल्स के लिए भी, सबके लिए, और नॉन टारगेट इंसेक्ट के लिए भी, तो सिर्फ जो टारगेट है उसी को हिट कर रहा है, बाकी किसी को हिट नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो होते हैं उनके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, नैरो स्पेक्ट्रम। तो ये एक एक्सीलेंट कैंडिडेट है फॉर बायो कंट्रोल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिज्म को किल करता है, नॉन टारगेट पे कोई इंपैक्ट शो नहीं करता है। क्लियर? अब इसके यूजेस हमें याद रखने, जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर मैं सिंपली लिख दूं यूज इन। दो स्पेशल एप्लीकेशन है इसकी। पहली एप्लीकेशन है कि इसको आईपीएम में यूज किया जा सकता है। अब पहली चीज तो हम आईपीएम क्या होता है उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आईपीएम का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, आईपीएम इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज आईपीएम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि यहां पे हम पेस्ट को मैनेज करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स को यूज कर रहे हैं, उन सबका मिक्सचर यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेशन का मतलब पता ना कि जोड़ना। तो बेसिकली हम 2 या 3 या उससे ज्यादा मेथड्स को यहां पे इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। पर आईपीएम में आपको एक चीज याद रखनी है कि आईपीएम में आप बायो कंट्रोल तो यूज कर रहे हैं, क्यूसी में तो मेंशन है। इसके अलावा आईपीएम में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा सकते हैं। हमेशा किए जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह का पेस्ट है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि एक मेथड और हम यूज करते हैं, क्रॉप रोटेशन, कि बार बार क्या करें, फसल को बदलते रहे ताकि उससे भी उसका जो पेस्ट है वो सर्वाइव लंबे टाइम तक उस पर नहीं कर सके। तो आईपीएम का मतलब क्लियर हुआ। आईपीएम का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हम 2 से 3 मेथड को या फिर उससे ज्यादा मेथड को यहाँ कंबाइन कर रहे हैं ताकि हम उनको एक साथ यूज कर सके बेटर रिजल्ट के लिए, हमारे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेकेंड तरीका है, सेकेंड इसका एडवांटेज ये होता है इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। कहां यूज करेंगे हम? इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज का मतलब होता है बच्चा कि वो एरिया जहां पे आपको सपोज कीजिए कोई ऐसी स्पीसीज मिल रही है जो एंडेंजर है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर कंडीशन में है, या फिर उसको जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। अब प्रोटेक्टेड स्पीसीज हो, एंडेमिक स्पीसीज हो कि पर्टिकुलरली वहीं पे मिल रही है, इन स्पीसीज के बारे में हम इकोलॉजी में डिस्कस करेंगे। बट ये मान के चलिए कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है जो यूनिक है, जिसको हमें बचाने की जरूरत है। अब अगर आपने वहां पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज किया इंसेक्टिसाइड, तो जो आपका टारगेट है वो तो मरेगा, पर उसके साथ साथ जो नॉन टारगेट जिसको हमें प्रिजर्व करना था उस पे के ऊपर भी हार्मफुल इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। तो उससे बचाने के लिए हम कर क्या सकते हैं? उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ टारगेटेड जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसी को किल किया जाए, उसी के नंबर को रिड्यूस किया जाए। उसके लिए फिर हम बैक्टीरियोवायरसेस यूज करते हैं, क्योंकि ये नॉन टारगेट के लिए क्या है, नॉन टॉक्सिक है। तो ये हमने आज बात की है कि कैसे कैसे आप बायो कंट्रोल कर सकते हो। आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा शॉर्ट था कुछ रीजंस की वजह से, तो ये हमने एक टॉपिक देखा। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास और बचा है, दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। वो हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। एक बार हम क्विकली इसको देख लेते हैं, आपको इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा।
माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट की बात करेंगे तो बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल प्लांट डिजीजेज एंड पेस्ट। हम करते क्या है, केमिकल्स को यूज करते हैं। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का डिफरेंस मैंने बता दिया। पेस्ट एक बड़ी कैटेगरी है, इंसेक्ट मैक्सिमम जो पेस्ट होते हैं उसका 50% हम इंसेक्ट की बात करते हैं ओवरऑल, वैसे नहीं बता रहा पर एनिमल्स के हिसाब से कि 10 में से 5 एनिमल जो होते हैं वो इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं। वीडिसाइड जो दूसरे प्लांट्स जो हमें नहीं चाहिए, खरपतवार वगैरह। तो यहां हम बात करते हैं ये हार्मफुल एंड टॉक्सिक है एनिमल्स के लिए, आपके नॉन टारगेटेड इंसेक्ट के लिए, साथ साथ ह्यूमन के लिए भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। प्लांट्स के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है वो भी इससे खराब हो रहा है। तो अब हम इनसे बचने के लिए क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाते हैं। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम बायोटेक्नोलॉजी वाली फार्मिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से यील्ड जो होती है वो काफी कम हो जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोटेक्नोलॉजी वाली जो फार्मिंग है बेसिकली हम वो अलग अलग है, ये चीज यहां से याद रखनी है। फिर हमने बात की ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करेंगे। डेविड टिलमैन वाला एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम उतना ही सस्टेनेबल होगा। इसी अप्रोच को लेके हमने क्या किया, बायो कंट्रोल को अडॉप्ट किया। ये जो दो एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है बायो कंट्रोल को जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल या बायो कंट्रोल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल्स नहीं है। ये हमें आज का जो की पॉइंट है वो याद रखना है, क्योंकि ये एग्जांपल्स में होंगे। फिर हम क्या करते हैं, ऑल ऑफ द अबाउ दे दे, यहाँ से 2 एग्जांपल उसके साथ अगर बीटी या ट्राइकोडर्मा दे और हम आंसर फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाउ दे दे, तो वो ऑल ऑफ द अबाउ की बजाय जो पीछे हमने 3 पढ़े हैं उनमें से कोई एक होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें लाइफ साइकिल, हैबिटाट और फीडिंग हैबिट दोनों की, प्रेडेटर और प्रे की पता होनी चाहिए। जस्ट ए मिनट। चलिए, इसके बाद हमने बात की थी बेसिलस की। बेसिलस पे हमने ज्यादा बात नहीं की। 2 तरीके, या तो आप डायरेक्टली जीन इंट्रोड्यूस कर लो जो आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, या फिर स्पोर्स मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप पानी में मिक्स करके स्प्रे करते। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा की बात करेंगे। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है, रूट इकोसिस्टम में होती है, इसी ध्यान रखना। कई बार स्टेटमेंट में उसको शूट इकोसिस्टम कर देते हैं, और रूट इकोसिस्टम में होगी तो वहां पे किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली और किसी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो नहीं करने देगी, क्योंकि ये उसके साथ न्यूट्रिशन के लिए कंपेयर करेगी। आपको पता है कि जो फंगस होती है उनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। उसके अलावा बैक्टीरियोवायरस, इसके जीनस के बारे में बहुत बार पूछा गया है। ये दोनों लाइन आपको कई बार टेस्ट में या फिर कई बार हम बात करें पेपर में देखने को मिलेगी, ये और ही, कि नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और जीनस क्या है, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो, या फिर आईपीएम में किसको यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें फोकस करने की, जो ये 2 एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं ड्रैगन फ्लाई का और लेडी बर्ड या लेडी बग, बेसिकली बीटल की बात जो कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है माइक्रोब्स के एग्जांपल नहीं है। बायो कंट्रोल को तो रिप्रेजेंट करते हैं ये, बट माइक्रोब्स की बात, किससे होने वाले बायो कंट्रोल की बात यहाँ पे नहीं की गई है। फिर हमने बात की थी बीटी के बारे में, बात की थी 2 ऑप्शंस अवेलेबल है शेषस की फॉर्म में, या फिर आप उसको जीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये बायोटेक्नोलॉजी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये मैकेनिज्म भी हम बायोटेक्नोलॉजी में बात करने वाले हैं, इस पे यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंगस है, रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है, जो कि रूट बोर्न पैथोजेंस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और लास्ट वन जो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज बैक्यूलोवायरसेस के ग्रुप की बात करेंगे। बैक्यूलोवायरसेस स्पेसिफिक होते हैं, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम 2 चीजें हमने देखी थी। नैरो स्पेक्ट्रम है, जो भी इसका टारगेट नहीं है उन सबके लिए क्या है, नॉन टॉक्सिक है, इसीलिए इसको आईपीएम में यूज करेंगे। आईपीएम का मतलब जहां हम एक से ज्यादा मेथड को इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जहां पे कोई एंडेंजर्ड या थ्रेटन स्पीसीज है जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो उसको टारगेट ना करके बाकी जो स्पेसिफिक आपका टारगेट है सिर्फ उसी को ये किल करेगा। आइए हम इसकी एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा हमारा बायो फर्टिलाइजर, उसको देखेंगे। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं। क्या देखना हमें, कि अगर बात की जाए बायो कंट्रोल का मतलब, तो बायो कंट्रोल रेफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, जहां पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीजेस एंड पेस्ट। की प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करें, बायोलॉजिकल मेथड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। इन मॉडर्न सोसाइटी these problems have been taken increasingly by the use of
केमिकल्स। शुरू शुरू में हमने बहुत सारे केमिकल्स यूज किए और बेनिफिशियल भी हमारे लिए रहे, पर बाद में पता चला कि इनके साइड इफेक्ट है। बाय द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, these chemicals are toxic and extremely harmful। ये केमिकल टॉक्सिक तो है ही, साथ में क्या है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक, एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग आवर एनवायरमेंट। तो एनिमल्स के लिए भी नुकसानदायक है, प्लांट्स के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए। सॉइल, ग्राउंड वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप प्लांट्स। आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज ऑफ वीडिसाइड्स टू रिमूव वीड्स। फिर हमने बात की कि कॉन्सेप्ट कहां से आया बायोलॉजिकल कंट्रोल का। इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन rather than introduce chemicals। एक की बिलीव ऑफ द, ये मेथड किसका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इज दैट द बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। द मोर वेराइटी ऑफ ए लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज। और ये हम प्रूव भी करते हैं, जब इकोलॉजी में बात करेंगे, डेविड टिलमैन के एक्सपेरिमेंट की तो वहां पे उन्होंने ये चीज प्रूव भी की थी। द ऑर्गेनिक फार्मर्स देयरफॉर work to create a system where the insect that are sometimes called pest, pest एक बड़ी कैटेगरी है, ये हमने बात की थी, are not eradicated, मतलब उनको वहां से completely हटाया नहीं जाता है, but instead are kept at a manageable level by complex system of check and balances within a living and vibrant ecosystem, contrary to the conventional फार्मिंग, जहां पे हम केमिकल्स को यूज करते हैं, विच ऑफन यूज केमिकल्स मेथड टू किल बोथ यूजफुल एंड, यहाँ पे यूजफुल भी होगा और हार्मफुल को भी किल करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा हार्मफुल को किल करना है, बट उसकी वजह से हम कोई डिफरेंशिएट कर नहीं पा रहे, उसकी वजह से यूजफुल वाले भी किल हो जाते हैं। एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म इनडिस्क्रिमिनेटली, कि मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दिस इज ए होलिस्टिक अप्रोच दैट seek to develop an understanding of the web of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम समझ के कोशिश कर रहे हैं कि किसको एलिमिनेट किया जाए, किसको एलिमिनेट ना किया जाए। The organic farmer hold the view that eradication of creatures that are often described as pest is not only possible, कि ना तो हम कर सकते और इनफैक्ट इसकी जरूरत भी नहीं है। फॉर विदाउट देम द बेनिफिशियल प्रेडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट विच डिपेंड्स अपॉन देम एज फूड और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो चाहे हम हार्मफुल को टारगेट करें, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका बेनिफिशियल, तो या तो वो उसका खाना होगा या फिर उसके लिए होस्ट होगा, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। वो भी आपने हार्मफुल को टारगेट किया, बट उस टारगेट की वजह से जो आपका बेनिफिशियरी है वो भी वहां से एलिमिनेट हो गया। Thus, the use of biocontrol measures which greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticides. An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life form that inhabits the field। हमें life form पता होना चाहिए, किस किस की, predator कौन सा है और उसका pest कौन सा है। Also their life cycle पता होनी चाहिए, पैटर्न ऑफ फीडिंग की, क्या खा रहे हैं, किस स्टेज पे खा रहे हैं, और हैबिटाट की सेम जगह मिल रहे हैं या अलग अलग जगह मिल रहे हैं, किस तरह के हैबिटाट को वो प्रेफर करते हैं, मॉइस्ट कंडीशन को, ड्राई कंडीशन को, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। दिस विल हेल्प डेवलप अप्रोप्रिएट मींस ऑफ बायो कंट्रोल। फिर बात की गई, दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये याद रखना कि ये एग्जांपल्स जो है वो बायो कंट्रोल के हैं, माइक्रोब्स के नहीं है। द वेरी फेमिलियर बीटल, जो आप सबने देखी होगी विथ रेड एंड ब्लैक मार्किंग, जिसको हमने क्या बोला, लेडी बर्ड या फिर लेडी बर्ड बग भी इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं। एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ, लेडी बर्ड किसके लिए, एफिड्स के लिए, और ड्रैगन फ्लाई किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए। ये भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट। यहां तक बायोकंट्रोल की बात की, अब माइक्रोब्स के एग्जाम्पल देख रहे हैं दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई, कैटरपिलर,
is the bacteria Bacillus thuringiensis, often written as BT. These are available in दो फॉर्म में, सेशेस की फॉर्म में मिलेगा जहां पे क्या होंगे, ड्राई स्पोर्स अवेलेबल होते हैं, which are mixed with water and spray onto vulnerable plants such as ब्रेसिका वगैरह की बात करते हैं या फ्रूट ट्रीज, where these are eaten by the insect larva. और लार्वा इसको खाएगा तो क्या होगा उसकी गट में, कौन सी गट में, मिड गट की बात करेंगे, और मिड गट में क्या होता है, एल्कलाइन पीएच की वजह से द टॉक्सिन इज रिलीज, मैकेनिज्म हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करने वाले हैं, एंड द लार्वा गेट किल्ड. द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट द लार्वा बट लिव अदर इंसेक्ट harm. कि एक तो इसका लार्वा मर जाएगा या फिर इसका कैटरपिलर जो है बेसिकली मर जाएगा, बट जो हमारे बेनिफिशियल है या अदर इंसेक्ट का मतलब यहां पे क्या है, जो पॉजिटिव वाले या बेनिफिशियल इंसेक्ट है, बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनको कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा. बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेथड्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, हमने जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे इन द लास्ट डिकेड और सो, द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस्ड बेसिलस thuringiensis toxin genes into the plant. Such plant are resistant to attack by insect pests. कैसे इंट्रोड्यूस किया है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं. बीटी कॉटन is one such example which is being cultivated in some state of our country. You will learn more about this in chapter 10. इसके बाद हम बात करेंगे ट्राइकोडर्मा की और बैक्यूलोवायरसेस की. सबसे पहले हम ट्राइकोडर्मा के बारे में देख लेते हैं. A biological control being developed for use in the treatment of plant diseases is the fungus. कौन सी फंगस? ट्राइकोडर्मा. Trichoderma species are free living fungi that are very common in the root ecosystem. और रूट में अगर ये प्रेजेंट है तो किसी और माइक्रोब्स को वहां ग्रो नहीं करने देती. They are effective बायोकंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजेंस. उसके बाद बैक्यूलोवायरसेस, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी आपको दिखाई देंगे. बैक्यूलोवायरसेस में क्या क्या ध्यान रखना है हमें. बैक्यूलोवायरसेस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स. द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस यूज्ड एज बायोकंट्रोल एजेंट्स आर इन द जीनस. कौन सा जीनस होता है? न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस. हिंदी में थोड़ा सा देख लेना वर्ड, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रो की बात कर रहे हैं यहाँ पे. दीज वायरसेस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पीसीज स्पेसिफिक. मतलब क्या है, ये नैरो है, ये वाला वर्ड भी ध्यान रखना, यहीं पे कई बार चेंज कर दिया जाता है. स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन. दे हैव been shown to have no negative impact on plants, mammals, bird, fish, and even on the non-target insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in the overall integrated pest management. मतलब कहाँ यूज करेंगे? IPM में, और when an ecologically sensitive area is being treated. ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है. तो बैक्टीरियोवायरस से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है.